नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एनके सूद सर है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, एक तरफ बात की जा रही है कि रोहिंग्या को यहां से भारत से भगा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उनको नागरिकता देने की व्यवस्थाएं कुछ पिछले दरवाजे से चल रही हैं और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो कश्मीर में ये बातें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और उसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला की अभी एक स्टेटमेंट आई है। प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा रोहिंग्या जो यहाँ पे बसे हैं, वो गरीब लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी स्टेट में बस रहे हैं, जिसने उसको लाया, हम तो उस पर बात नहीं कर रहे, हम तो लाए नहीं उसको। लेकिन उनको निकाल दिया जाएगा और ठंड में भेज दिया जाएगा तो वो मर जाएंगे, उनका बड़ा नुकसान होगा। इनको रोहिंग्या की चिंता हो गई है और चिंता इसलिए हो गई है कि जो एलजी हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। एक 5 एफआईआर फाइल की गई है जम्मू के अंदर, जिन लोगों ने अपने मकान रोहिंग्यास को दिए थे। और उन्होंने कहा ये एक सिक्योरिटी का इशू है। कोई भी बाहर का आदमी अगर उसको अपने मकान किराए पे दिए जाएंगे बगैर वेरिफिकेशन के तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, इसलिए इनको चिंता है। और दूसरा एक और ऑर्डर किया एलजी ने, क्योंकि आज जम्मू एंड कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे असेंबली नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है। इसलिए इनको चिंता है, क्योंकि पुलिस इनके पास है नहीं। इनकी इनके जो बाजू है वो कटे हुए हैं, ये पूरा एक्शन तो ले नहीं सकते। एलजी के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो एलजी ने कहा जितने भी यहाँ पे रोहिंग्यास है, जहाँ पे वो बसे हुए हैं, क्योंकि बहुत से जो रोहिंग्यास बसे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनको बिजली पानी काट दिया जाएगा। और बिजली पानी काट दिया गया उनका, इसलिए इनको चिंता हो रही है। और उन्होंने कहा जो भी यहाँ पे सपोर्ट बेस है रोहिंग्यास की, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और रोहिंग्यास को अरेस्ट करके इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला को चिंता है, क्योंकि बेचारे बहुत ह्यूमैनिटेरियन है, इनको हाँ, लोगों की बड़ी चिंता वही कह होती रहे है। हैं, मानवता के आधार पर हमें उनको रखना चाहिए, अब उनको बिल्कुल, खाना पीना देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बेसिकली अगर आप बात करें यूएस की, यूएस ने भी इलीगल लोगों को अपने वहां खाना पीना बंद कर दिया है। और ट्रंप ने कह दिया है जितने भी इलीगल लोग हैं यूएस के अंदर, उनको देश से बाहर निकाल दो। वहां पे भगदड़ मच गई है। अब इनको चिंता ये हो रही है कि रोहिंग्या यहाँ नहीं बस रहे, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है, इसलिए इनको चिंता है। जब यहाँ पे हिंदू थे, जो कश्मीर में रहते थे, उनको कैसे मारा गया, कैसे उनको बीवी बच्चों को काट दिया गया। बहुत से आपने फिल्म भी देखी होगी, कश्मीर फाइल देखी होगी, कैसे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे। लाखों हिंदू जम्मू एंड कश्मीर से भगा दिए गए। और उस टाइम पे इनके फादर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी। और फारूक अब्दुल्ला उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, पुलिस भी उनके पास थी, सारा कंट्रोल था उनका। लेकिन उन्होंने हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे थे उस पर कोई काम नहीं किया, बल्कि वो एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे। वो कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर घूम रहे थे। हाँ, अब हीरोइन को क्या शबाना था, उसका आजमी। हीरोइन का नाम शबाना आजमी को लेकर के अपनी मोटरसाइकिल के पीछे शबाना आजमी को बिठा करके नजारा देख रहे थे। जो हिंदुओं को जब मारा जा रहा था, उनको घर से निकाला जा रहा था, उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। और जब कत्लेआम होना शुरू हो गया और चरम पे पहुंच गया, तो फारूक अब्दुल्ला वहां से भाग करके लंदन चले गए। तब तो इनको चिंता नहीं थी कि यहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन इशू के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन इशू तब आता है जब यहाँ पे मुस्लिम पे अत्याचार होते हैं। अत्याचार भी ना, अगर मुस्लिम पे कोई लीगल एक्शन होता है तो उन पे इनको चिंता हो जाती है, क्योंकि ये अपनी जो ज्योग्राफी है या वहां पे डेमोग्राफी है, जम्मू एंड कश्मीर में वैसे भी मुसलमान है सारे, जो थोड़े बचे हैं वहां पे हिंदू, उनको भी निकालना चाहते हैं। लेकिन इनको चिंता है कि पूरे देश की जो डेमोग्राफी चेंज हो जाए, मुस्लिम पे कोई ना अत्याचार हो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी मुस्लिम को इलीगल तरीके से बसाने पे इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पे इलीगल बैठे हैं मुस्लिम, तो उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। और रोहिंग्यास तो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पूरे देश के अंदर, और हम क्यों बर्दाश्त करें ऐसे लोगों को जो इंडियन नहीं, जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते। इनको सीए से भी प्रॉब्लम थी कि कुछ हिंदू जो बैठे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, अगर वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं, जो 2014 से पहले आए थे, उनको अगर बसाने की बात की तो इनको चिंता थी, सिटीजनशिप देने की बात थी तब भी चिंता थी। लेकिन अब इनको रोहिंग्या की चिंता हो गई, क्योंकि मुसलमान है। बट और सूद सर, आज इन्होंने एक ये बात और इसके कही थी ना इलेक्शन के टाइम पे कि हिंदुओं को वापस बसाया जाना चाहिए। हाँ, जम्मू में बहुत हिंदू है लेकिन कश्मीर में मुसलमान ही है। तो वहां पे अब इन्होंने बात की थी हिंदुओं को बसाया जाना चाहिए और अभी ये पलटी मार रहे हैं। हमने एक वीडियो की थी, आप कह भी रहे थे कि अब ये बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही नजर आ रहा है। कौन है इसके पीछे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि इनके दिल में चेंज नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास पावर नहीं है, आर्मी इनके पास नहीं है, पुलिस इनके पास नहीं है। अगर पुलिस इनके पास होती तो इनको क्या चिंता थी, फिर तो रोहिंग्यास को बसा ही सकते थे।
लेकिन आज जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वो है एलजी के हाथ में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, या यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से उसका रूल है, इनकी लिमिटेशन हो चुकी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है कश्मीर, इसलिए इनको चिंता हो रही है। लेकिन चिंता इनको हो रही है मुस्लिम्स की, हिंदुओं की चिंता नहीं हो रही। कोई अगर हिंदू पे अटैक होता है तो एक थोड़ी सिंपैथी जरूर दिखा देते हैं, दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि रोहिंग्यास को यहाँ से क्यों निकाला जाए, क्योंकि जो एलजी ने ऑर्डर किया उसके हिसाब से जो भी अपना घर रोहिंग्या को देगा या किसी बाहर वाले को देगा, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और इसलिए इनको चिंता है, क्योंकि अब कोई रोहिंग्यास को अपने घर में रखने को तैयार नहीं है, अगर कोई रखता है तो उसके ऊपर एफआईआर फाइल हो जाती है। वैसे भी पूरे देश के अंदर एक कैंपेन चल रहा है, जितने भी इलीगल रोहिंग्यास हैं और मुस्लिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है। दिल्ली के एलजी ने भी ऑर्डर कर दिया है पुलिस को कि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास बसे हुए हैं दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और पुलिस सारे झुग्गी झोपड़ी की इस टाइम पे वेरिफिकेशन कर रही है, लोगों की आईडी चेक कर रही है, और उसके बाद जितने भी रोहिंग्यास और बांग्लादेशी होंगे उनको देश से निकाल दिया जाएगा या उनको भेज दिया जाएगा कैंप्स के अंदर। तो ये एक कैंपेन चल रहा है और करना भी चाहिए। हमारा देश एक हिंदू देश है, यहाँ पे जो मुस्लिम बसे हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो निकाल नहीं सकते, अगर चलता तो उनको भी निकाल देते। और ये हिंदुओं के ऊपर तो इनको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन चिंता होती है मुसलमान। एक मुसलमान मर जाए तो ये शोर मचा देते हैं। क्या कोई बोला है बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जहां किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर? लेकिन अगर वहां पे हमास के लोगों को मारा जाता है तो इनको चिंता हो जाती है। इसके ऊपर फारूक अब्दुल्ला भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। हाँ, ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात कर रहे हैं और वहां पे ये लोग बसाने की सोच रहे हैं रोहिंग्या को। अगर वहां पे रोहिंग्या को बसाते हैं तो धीरे धीरे और जो हिंदू है वो छोड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके पीछे से पैसा आता रहेगा, वहां से उनको पैसा देके घर खरीदवाते रहेंगे और धीरे धीरे यहाँ से जाते रहेंगे। तो एक तरीके से इसमें मुझे पाकिस्तान की साजिश नजर आती है। देखिए एक और बात है, ये रोहिंग्या की बात नहीं है, इवन किसी बाहर वाले आदमी को अगर यहाँ बसाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो चिंता होगी, एलजी को चिंता होगी, क्योंकि ये जितने भी पाकिस्तान से लोग आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, उनको भी बसा देंगे, उनको भी किराए पे घर ले देंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर दिया गया एलजी के द्वारा कि सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर कोई भी अगर बाहर का आदमी आता है उसको यहाँ पे कोई किराए पे घर ना दे। अगर ये ऑर्डर ना निकालें तो यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको भी घर दे देंगे लोग किराए पे, और फिर टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किस किस पे वॉच रखेगी, और इसलिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जा रहा है रोहिंग्यास के ऊपर। रोहिंग्या को तो बहाना है, लेकिन दूसरे पाकिस्तान से लोग भी आकर के बहुत से टेररिस्ट यहाँ पे बस जाते हैं। और आज जो एक्शन ले रहा है एलजी, वो इसलिए ले रहा है कि वहां पे सिक्योरिटी इशू ना हो। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सालों से टेररिज्म रहा, वो इसलिए रहा कि या तो वहां पे फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी या वहां गवर्नमेंट थी मुफ्ती की, और आज वहां पे एलजी का रूल आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद गवर्नमेंट ने वहां पे स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और कहा कि ये जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसकी पावर लिमिटेड होती है, बहुत सी पावर मिल जाती है एलजी को, पुलिस एलजी के पास होती है। जब फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी तो हाँ, जैसे दिल्ली के अंदर है, अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल को यहाँ पे पुलिस मिल जाती तो केजरीवाल तो हमारे घर भी तोड़वा देता। निहायत ही बदतमीज आदमी है केजरीवाल। लेकिन जिस तरीके से इस टाइम पे गवर्नमेंट काम करी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है। अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाया था अगस्त 2019 में, और तब से कश्मीर के अंदर काफी शांति भी है, टेररिज्म भी खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ अच्छा, एक चीज और है ना सूद सर, जब बातें करते हैं कि ईवीएम में घपला करके ये लोग जीत जाते हैं, बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, मोदी जी के ऊपर, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वहां पाकिस्तानी आते हैं, वहां पे टेररिस्ट आते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए, ये तो बीजेपी जीतनी थी, फिर ये हारे क्यों इतने महत्वपूर्ण हिस्से? हाँ, और बांग्लादेश के बगल में वो जो बंगाल है उससे वो भी कितना महत्वपूर्ण है, वो भी जीत जाते वो लोग अगर ईवीएम की बात होती तो, राइट? भाई देखिए, जब ये हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, जब जीतेंगे तो ईवीएम के कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। ये तो इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है, यानी कि यहाँ पे अगर हार गए तो कहेंगे तुम्हारी गलती है, अगर जीत गए तो कहेंगे हम जीत गए क्योंकि हमारी मेजोरिटी थी, हम बहुत पावरफुल है। लेकिन आज जिस तरीके से कश्मीर के अंदर शांति है, उसके अंदर पूरा जो रोल है वो है अमित शाह का और पीएम मोदी का।
जिन्होंने यहाँ पे शांति लेके आए, शांति लाने के लिए यहाँ पे जो हमारी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बहुत से लोग यहाँ पे उन्होंने अपनी जान खोई थी कश्मीर के अंदर पीस लाने के लिए, और उनकी मेहनत आज काम लेके आई है। यहाँ पे पीस है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वो पावर तो आ गई उनके पास, लेकिन पावर इनके पास पूरी नहीं आई, क्योंकि स्टेट असेंबली नहीं बनी नहीं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से ना तो इनके पास पुलिस है, ना इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल है, और यहाँ पे एक तरीके से सेंटर का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कश्मीर के अंदर। और इसलिए इनको चिंता है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हैं, यहाँ पे जो रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, उनको सेंटर बसने नहीं देगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे उमर अब्दुल्ला या बाकी फारूक अब्दुल्ला, तो इसलिए इनको चिंता है। लेकिन जब हिंदू मरते हैं तो इनको दुख नहीं होता, लेकिन जब मुसलमान मरते हैं, एक मुसलमान मरे और 100 हिंदू मरे, तो इनकी जो दुख होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे बराबर का दुख हो। अगर यहाँ पे देखे कितने यहाँ पे हजारों हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया गया था, बल्कि लाखों हिंदुओं को भगा दिया गया था कश्मीर से, तब फारूक अब्दुल्ला का रूल था, और उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ थे, वो भी पावर शेयर कर रहे थे उनके साथ। साथ में आपके जो मुफ्ती थी वो भी पावर रूल शेयर कर रही थी। उस टाइम पे हिंदुओं पे अत्याचार हुए। वापस क्यों नहीं बसा देते सूद सर? क्योंकि अब जो उनके घर थे वो तो मुस्लिमों ने हड़प रखे हैं, तो अब वहां पे वापस क्यों नहीं बसाती सरकार? और जो बात करते हैं रोहिंग्या की, हम बात करते हैं, तो अगर सरकार को इतना ही वो है कि भैया इनको वहां पे बसाया ना जाए, तो इनको वापस क्यों नहीं भेज देती फिर? नहीं, कुछ हिंदू तो चले गए वहां पे, क्योंकि जब से आर्टिकल 317 हटा कुछ हिंदू चले गए, क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे क्या है, जो सिटीज हैं या इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे सीआरपीएफ और बीएसएफ वाले ड्यूटी देते हैं रेगुलरली, और बॉर्डर पे हमारी आर्मी रहती है। तो वहां पे अगर सीआरपीएफ को हटा दें या बीएसएफ को हटा दें तो उनकी जान भी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि लेकिन वहां पे जैसे मैंने कहा कि वहां पे पूरा जो कंट्रोल है, देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है सेंटर का, और सेंटर वहां पे पीस मेंटेन कर रहा है। मैं भी कश्मीर घूम के आया था, कुछ हिंदू वहां पे बसे भी हुए थे कुछ एरियाज के अंदर, लेकिन वहां पे जो सीआरपीएफ है वो रेगुलरली पेट्रोलिंग करती है, और जितने भी मार्केट प्लेसेस है वहां पे सीआरपीएफ खड़ी रहती है, इवन बीएसएफ होती है। लेकिन ये जो जिहादी हैं, या जो आप सोचिए उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, या मुफ्ती हो गई, इनको हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इनको हिंदुओं को बुलाना पड़ता है कि स्टेट के अंदर वापस आ जाओ, क्योंकि आज वहां पे डेवलपमेंट भी है, वहां पे प्रोग्रेस भी हो रही है, और उनको सेंटर से पैसे की जरूरत पड़ेगी कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए। क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर के अंदर जो इनकम जनरेट होती है वो पूरी की पूरी इनकी जो एरिया है उसको फीड नहीं कर पाएगी, इसलिए इनको सेंटर की भी जरूरत है, और साथ में जरूरत है एलजी की। इसीलिए सेंटर के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल है, सेंटर इनके ऊपर कंट्रोल करके रखता है, और सेंटर के, और देखिए अगर आप बात करते हैं मोदी की या शाह की, उन्होंने बड़े प्लानिंग से कश्मीर का काम किया था। आर्टिकल 370 को हटा दिया, साथ में यहाँ पे जो स्टेट है उसको खत्म कर दिया, और यूनियन टेरिटरीज बना दिया, ताकि सेंटर का इनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल रहे, और इसीलिए आज फटफड़ा रही है रोहिंग्यास के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर तो कोई बात नहीं की ना, शुरू में बात कर दी। इवन जो इनके कहते हैं जो डिप्टी सीएम है जो हिंदू है, एक्चुअली ये कहा जाता है कि हिंदू नहीं है, ही इज ए मुस्लिम। मैं कभी नाम भी दूंगा उनका, चौधरी करके। हाँ, वो बेसिक कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड ये है कि अपना हिंदू बना करके नाम रख लिया, और है वो मुस्लिम। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन रोहिंग्या को एक तरीके से बाहर निकाला जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इतने सेंसिटिव एरिया में तो वहां पे अगर रहने लग जाएंगे, जैसे आपने बताया कि एक्टिविटीज भी हो सकती है, उनके बहाने पाकिस्तानियों को भी रखा जा सकता है, और किसको पता चलेगा कौन रोहिंग्या कौन पाकिस्तानी है, तो डबल काम हो जाएगा, ट्रिपल काम हो जाएगा सेना के लिए। वो ये चीजें करते फिरेंगे या फिर वहां पे सुरक्षा करेंगे, तो इसलिए पहले ही प्रिकॉशन के तौर पर वहां पे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि इनको जल्द से जल्द बाहर किया जाए, और जैसा कि बांग्लादेश में भी वहां पे फिर से भेजा जाए, जो वहां की सीएम थी शेख हसीना, और बांग्लादेशियों को भी जो इलीगली आए हुए हैं उनको भी वापस भेजा जाए। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। सब लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।